हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल द हिंदू की साइट से पब्लिश किया गया है जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशियन SU-57 के ऑफ़र को और डिफरेंट ड्रोन्स और सबमरीन के ऑफ़र को एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स दिया है, यानी कि कम्प्लीटली इनको डिनाई भी नहीं किया है पर इनको लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं शोकेस किया है। और ये बात चल रही है प्रेसिडेंट पुतिन के इंडिया विजिट की, जहां पर रशिया ने ये ऑफ़र प्रपोज किया था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया SU-57, S-500 और गेरान ड्रोन्स को इंडिया को ऑफ़र कर रहा है, जिसमें से गेरान ड्रोन्स को लेकर तो ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने इसको रिजेक्ट ही कर दिया है। वहीं पर SU-57 और S-500 को लेकर कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नोट नहीं करी गई है। तो इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि इंडिया लोकल कैपेबिलिटी को प्रायोरिटी पर रख रहा है और अब हम इंपोर्ट्स अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से SU-57 और S-500 को लेकर कोई ब्रेक थ्रू नहीं देखा गया है। तो अब इसमें हमारा एनालिसिस क्या है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगर आप रियल प्रोग्रेस की बात करें तो एडिशनल S-400 को लेकर भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी है और ये चीज़ तय है कि इंडिया एडिशनल S-400 को लेकर इंटरेस्टेड है। काफ़ी समय से इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चर्चाएं बढ़ गई हैं और यहाँ पर अराउंड 5 स्क्वाड्रंस को प्रिक्योर करने की बात कही जा रही है। 5 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो करे ही जाएंगे। पर करीबन 19 अग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए, लेकिन उसमें डिफेंस को लेकर कोई भी डील नहीं हुई। इसके पीछे रीज़न ये है कि डिफेंस डील्स एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो यहाँ पर रशिया ने अपना ऑफर सामने रखा है, हमारी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, अब उनको लेकर चर्चाएं होंगी। एक मिडल पॉइंट को अचीव किया जाएगा जहां पर विन विन सिचुएशन होगी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे। S-400 की डील की बात करें तो इस पर तब तक बात करना ठीक नहीं है जब तक हमें पहले ऑर्डर के रिमेनिंग स्क्वाड्रंस नहीं मिल जाते, क्योंकि हम यहाँ पर डील साइन कर लें और ये हमें समय पर डिलीवरी ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इन सिस्टम्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर हम 5 के आसपास एडिशनल स्क्वाड्रंस को देख रहे हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हमें मिशन सुदर्शन चक्र को दिमाग में रखते हुए इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। तो यहाँ पर कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर चर्चाएं करनी है। ये इतना आसान नहीं है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है तो हम डायरेक्टली सिस्टम्स को प्रिक्योर कर लें, क्योंकि ये 5 एडिशनल स्क्वाड्रन छोटा नंबर नहीं है, अच्छा खासा नंबर है। टोटल 10 स्क्वाड्रन्स हम S-400 के ऑपरेट कर रहे होंगे और इनको लेकर अगर लोकल सपोर्ट ही हमारे पास नहीं रहेगा तो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में हमें परेशानी हो सकती है। हम हमेशा रशिया की तरफ नहीं देख सकते कि हमें रीस्टॉक करना है तो रशिया की साइड से सप्लाई समय पर हो पाए, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में रशिया है ये हमें जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन्स हैं वही नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो 10 स्क्वाड्रन के लिए हम हमेशा रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी के लिए। तो इन सिस्टम्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इसको लेकर नेगोशिएशन है तो उसका आप इतना जल्दी एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जब बात S-500 की आती है तो ये चीज़ भी ऑलमोस्ट क्लियर है कि इंडिया इसमें भी इंटरेस्ट शोकेस कर रहा है। रशिया ने जॉइंट डेवलपमेंट ऑफर भी किया है, लेकिन इस चीज़ को लेकर हमने डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी S-500 एक मैच्योर सिस्टम नहीं है। रशिया द्वारा खुद इनको लिमिटेड नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ परेशानियां रशिया ने भी नोटिस करी हैं और वो इनको फिगर आउट करके फिक्स कर रहे हैं। बाकी हमने ये भी बताया था कि ये सिस्टम S-400 के साथ एसोसिएटेड है, तो अगर S-400 को लेकर एक हम फ्रेश डील नेगोशिएट कर रहे हैं तो उससे एसोसिएट करके ही हमें S-500 को भी देखना चाहिए। तो जब तक S-400 को लेकर चीज़ें सॉर्ट नहीं होती तब तक हम S-500 के बारे में सोच भी नहीं सकते और इसलिए यहाँ पर समय लिया जा रहा है। अब बात करते हैं SU-57 की। तो SU-57 को लेकर जैसे कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वेरिएंट का ऑफर है। यहाँ पर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रहे हैं लाइसेंसिंग के थ्रू, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी ऑफर कर रहे हैं। इवन इंजन तक की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात कह रहे हैं और आर्म का प्रोग्राम में अपने सपोर्ट को भी सामने रख रहे हैं। तो ये ऑफर टू गुड टू बी ट्रू साउंड कर रहा है और ऐसा लगता है कि SU-57 के बड़े नंबर्स रशिया द्वारा पुश किए जा रहे हैं कि इंडिया द्वारा प्रिक्योर किए जाए। तो ये चीज़ हमें पहले समझनी है कि आर्म का एटलीस्ट 10 साल लेगा सर्विस में इंडक्ट होने के लिए, और जो आर्म का Mark II होगा हमारे इंडिजिनस इंजन के साथ, उसके लिए आप +5 ईयर और ऐड कर लीजिए। तो कम से कम 15 साल में आपको पूरी तरीके से कैपेबल AMCA मिलेगा। तो तब तक अगर हम एक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी के लिए वेट करते हैं
तो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस हम कर रहे होंगे क्योंकि हमारे एनिमीज़ जो हैं ये मल्टीपल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे होंगे। चाइना द्वारा अभी से 2 तरीके के 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट किए जाते हैं। इवन वो 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और जब तक हमारा AMC आएगा तब तक उनके 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेशनल होंगे। पाकिस्तान की बात करें तो इनको J35 मिलने वाले हैं और हो सकता है आमका से पहले टर्किश खान का पाकिस्तानी वर्जन भी ये सर्विस में इंडक्ट कर लें। तो ये चीज़ क्लियर है कि हमें काउंटर 5th जनरेशन कैपेबिलिटी चाहिए होगी और इस चीज़ को एड्रेस करने की भी कोशिश करी जा रही है। ये चीज़ IAF की लीडरशिप भी कह चुकी है, ये चीज़ डिफेंस सेक्रेटरी भी रिपीट कर चुके हैं। F-35 और Su-57 की बात इसीलिए चल रही है क्योंकि हमने इंटरेस्ट शोकेस किया है। ऐसा नहीं है कि हमें आगे से ऑफ़र हो रहा है और हम यहाँ पर रिजेक्ट करते चले आ रहे हैं। तो आमका से पहले हमें ये कैपेबिलिटी चाहिए। खाली एयर डिफेंस सिस्टम 5th जनरेशन के अगेंस्ट में काउंटर नहीं होंगे। इवन आपको भी कैपेबिलिटी चाहिए होगी कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए आप उनको टारगेट कर सकें। तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और BVR मिसाइल्स डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं और आपको उनके अगेंस्ट में सॉल्यूशन चाहिए जहां पर प्रेफर्ड ऑप्शन 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होता है। तो आमका से पहले आपको किसी भी टाइप का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहिए होगा और इसलिए इस मामले में चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम खाली आमका का ही वेट करेंगे, आमका प्रायोरिटी ज़रूर है, पर उससे पहले भी हमें कैपेबिलिटी चाहिए होगी कॉम्बैट एज को मेंटेन करने के लिए, एटलीस्ट पाकिस्तान पर, क्योंकि चाइना पे नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पैनिक में परचेज कर लें। F-35 और Su-57 को लेकर हम काउंटलेस वीडियोस बना चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि F-35 क्यों एक अमेरिकन ट्रैप हो सकता है और Su-57 को लेकर भी हमने चर्चा करी है कि ये कंपेरेटिवली बेटर ऑफर है, जबकि F-35 एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है 5th जनरेशन रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आपका पूरा कंट्रोल होना, आप जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर पाएँ, ज़्यादा ज़रूरी है एक ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म से। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि Su-57 एक बेटर चॉइस है। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, रशिया बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, पर क्या वो टॉप ऑफ द लाइन कैपेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं जो कि वो खुद के लिए डेवलप कर रहे हैं, ये सवाल है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है Su-57 का, इसमें कई लिमिटेशंस हैं। साथ में अगर हम ये प्लेटफॉर्म प्रिक्योर कर रहे हैं तो इसमें कई हमें खुद की कैपेबिलिटी चाहिए होगी ताकि फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट तैयार रहे, जिसको लेकर नेगोशिएशन करना पड़ेगा और दोनों पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट लाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो इशू निकल कर सामने आता है ये इंजन को लेकर है। तो एक्सपोर्ट वेरिएंट के साथ मोस्ट लाइकली जो इंजन ऑफर में है ये मोस्ट लाइकली इज़दिलिए 177 है, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, पर AL-51 नहीं है, जो कि रशिया द्वारा अपने लिए बनाया जा रहा है और स्क्रैच से एज अ 5th जनरेशन इंजन डेवलप किया गया है। उसमें भी डिफरेंट नोजल्स को टेस्ट किया जा रहा है स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए। तो इस फील्ड में अभी भी काम चल रहा है। साथ में फ्रंटल RCS को कम करने के लिए भी एयर इनटेक में बदलाव किए जा रहे हैं और अगेन इस चीज़ पर काम चल रहा है। बाकी Su-57 का जो एडवांस वेपन पैकेज है वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो कुल मिला जुला के Su-57 जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल पर पहुंचा नहीं है और जो एक्सपोर्ट वेरिएंट ये ऑफ़र कर रहे हैं ये इससे एक लेवल डाउन है, ये कह सकते हैं। तो अगर हमें बेहतर कैपेबिलिटी मिल सकती है तो उसके लिए वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, साथ में उसके लिए नेगोशिएट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। रशिया पहले से ही इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो अपने टॉप ऑफ द लाइन Su-57 वेरिएंट्स के साथ ये करने को तैयार होते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी हमने डिस्कस करी है इसके साथ एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी और कम होगी और जो 5th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनहेंस होंगे। तो एक हाफ बेक्ड प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने से अच्छा है कि वेट किया जाए इस प्लेटफॉर्म के मैच्योर होने का और फिर उस वेरिएंट को लेकर नेगोशिएशन किया जाए। और इसलिए अगर हम इस मामले में रश नहीं कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई और टेक्नोलॉजीज है जिनको लेकर रशिया काम कर रहा है। चाहे यहाँ पर हम मिक्स्ड रियलिटी हेलमेट्स की बात करें, उसके बाद AI पायलट सपोर्ट की बात करें और बेटर सेंसर पैकेज की बात करें, तो रशिया इन सब चीज़ों पर काम कर रहा है Su-57 में इंटीग्रेट करने के लिए। और शायद इसलिए जो करंट Su-57 एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसकी टेक्नोलॉजी को ये इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। तो एंड में सब कुछ नेगोशिएशन पर आता है और रश करने से नुकसान यहाँ पर हो सकता है। बाकी एक और फैक्टर यहाँ पर है और ये काटसा का है। तो चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हम Su-57 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है US हम पर काटसा का इस्तेमाल करें। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हम S-400 पहले से ऑपरेट कर रहे हैं तो F-35 को लेकर क्या परेशानी नहीं आएगी?
और क्या अमेरिका की कंडीशन है कि अगर F-35 हम ऑपरेट करते हैं तो हमें भी S-400 को गिव अप करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिकन ऑप्शन से हमें बचना चाहिए और पब्लिकली हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।